नमस्ते डॉक्टर मीना। नमस्ते। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेंटिस्ट कौन है, हु इज द डेंटिस्ट एंड क्या काम है उनका और क्या एक्सपीरियंस करते हैं। डेंटिस्ट यानी कि डेंटल सर्जन, यानी कि आपके दांतों की जो देखभाल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनको डेंटिस्ट कहा जाता है। एंड जैसे कि मेडिकल्स होते हैं, वैसे ही एक फील्ड होता है डेंटिस्ट का, डेंटल सर्जन का। तो हमारा जो फोकस रहता है वो दांतों पे रहता है। आपके दांतों की देखभाल कैसे करनी है, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो वो सारा चीज हम लोग यानी कि डेंटिस्ट कवर करते हैं। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 0 to 6 मंथ का हम बात करते हैं, तो 0 to 6 मंथ में हम कैसे बच्चे का ओरल ध्यान रखें, ओरल केयर हम कैसे कर सकते हैं। 0 to 6 मंथ बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है, लेकिन इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे ही बच्चा फीड करता है, मोस्टली ब्रेस्ट फीड पे ही बच्चा रहता है या फिर बोटल फीड भी अगर बच्चा कर रहा है, तो क्योंकि माउथ में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया तुरंत ग्रो हो जाते हैं जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो या फिर आप बोटल फीड कर रहे हो, तो बच्चे के माउथ को अपने हाथ में कॉटन लेके अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो अगर आप ये रेगुलर हैबिट रखोगे तो आपके बच्चों के माउथ में बैक्टीरिया का लोड बहुत कम रहेगा एंड फ्यूचर में उसकी सारी जो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। एंड कुछ भी जैसे ध्यान आपको देना है, जैसे कि बहुत सारी मदर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं या फिर फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं जो बच्चों के माउथ में किस करते हैं। ये आपको एक्सट्रीमली अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपके माउथ के बैक्टीरिया होते हैं वो तुरंत ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप इसको अच्छे से ध्यान रखोगे तो आप इनिशियल स्टेज में जो कैविटीज फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं उसको बचा सकते हैं। एज ए पेरेंट्स हमें डेंटिस्ट से कब मिलना चाहिए। डेंटिस्ट से मिलने के लिए जैसे ही आपके बच्चे के माउथ में एक सिंगल टूथ आता है, तो आपको उस टाइम पे सोच लेना चाहिए कि इसके दांत को हमें क्लीन करना है। फर्स्ट डेंटल विजिट हम तभी स्टार्ट कर देते हैं जब आपके बच्चे के माउथ में एक या दो दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उसी टाइम पे, उसी स्टेज में उसको प्रिवेंट करोगे, उसको बचाओगे, तो आपके बच्चे के दांतों में कोई भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट डेंटल विजिट तभी माना जाता है जब बच्चे के एक सिंगल टूथ या फिर एक या दो दांत आए हो, एंड उस टाइम पे आप केयर करना स्टार्ट करते हो। जनरली बच्चों को किस एज में दांत आना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है, हर बच्चे की ग्रोइंग एज अलग अलग होती है एंड हर बच्चे का अलग अलग डेवलपमेंटल एज होती है। यानी कि हम जनरली देखा जाता है कि 6 महीने से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स का मानना है और कुछ बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखते हैं कि कुछ लोग 7 या 8 महीने में भी एक दांत नहीं आए होते एंड वो बहुत घबरा जाते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हर बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो डिफरेंट स्टेज में होता है, डिफरेंट अलग अलग होता है। लेकिन अगर 1 साल तक भी बच्चे का एक दांत भी नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत है, अदरवाइज बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेने का है। क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है, कभी किसी बच्चे का दांत 7 महीने में आता है, किसी का 8 महीने में आता है एंड किसी किसी के इवन 5 महीने में भी आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर बच्चे का अलग होता है। और अगर किसी बच्चे को 3 ईयर के बाद आए, 4 ईयर के बाद आए, तो उसके लिए क्या सजेशन। देखो, 3 और 4 ईयर तक अगर किसी भी बच्चे के माउथ में एक भी दांत नहीं है तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक होता है, बहुत बड़ा पेरेंट्स के लिए बहुत टेंशन वाली बात होती है। लेकिन उससे पहले ही पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि 1 साल में बच्चे का दांत नहीं आया, तो पेरेंट्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास काफी सारे एक्सरेज होते हैं, काफी सारे डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम देखते हैं कि माउथ के अंदर यानी कि जबड़े के अंदर दांत प्रेजेंट है भी कि नहीं है। क्योंकि नहीं होता है कि 3 साल तक एक भी बच्चे के कुछ भी दांत ना आए हो। छोटे बच्चों के दांत जब पहली दांत निकलना शुरू होती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और बच्चे के जो दर्द होते हैं, पेन होता है मसूड़ों में, तो उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जब दांत निकलता है, यानी कि सपोज करो अगर किसी बच्चे का दांत एट द एज ऑफ 6 मंथ में निकल रहा है, तो उस टाइम पे उसको हम मेडिकली टीदिंग बोलते हैं, बच्चों के दांत आने को। तो उस टाइम पे हो सकता है बच्चों को हल्का सा फीवर आए, उसको ईचिंग हो उसके गम्स में एंड सलाइवा निकल रहा हो, उसको बार बार थूक आ रहा हो। ये बहुत कॉमन से होते हैं।
कुछ कभी कभी किसी बच्चों को लूज मोशन भी हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं। तो इसमें आपको कैसे ध्यान देना है, ये सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट करना होता है। यानी कि अगर किसी बच्चे को फीवर आ रहा है तो उस टाइम पे उसको फीवर की मेडिसिन देनी पड़ती है। गम्स को आप मसाज कर सकते हैं, अपने हाथों से उस पर मसाज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसके गम्स जो होंगे अच्छे से उसके दांत निकाल पाएंगे। दूसरी जो बात होती है, बच्चे उस टाइम पे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, तो उस जो उनके सिम्टम्स होते हैं उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो ये आराम से 6-7 महीने या 8 महीने तक ये सिम्टम्स चलते हैं। टीथर देते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, टीथर जिसको बोलते हैं, उसका देना कितना सही है? बच्चों को देना सही है या फिर हम गलत कर रहे हैं बच्चों नहीं के नहीं, साथ? आप दे सकते हो बच्चों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसीलिए बने हैं कि अगर बच्चों को दांत आ रहे हैं तो उस टाइम पे उनका मन करता है कुछ बाइट करे, इचिंग होती है, तो वो थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है दांत ग्रोथ होने में, दांत निकलने में। तो आप डेफिनेटली सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। उसको अच्छे से क्लीन जरूर करिए, क्लीन करके दिए, एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से दे सकते हैं। जो कि दांत की सफाई की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर पे हम ब्रश को कब इंट्रोड्यूस करें बच्चों के लिए? जो नॉर्मल ब्रश होती है हमारी, वो उसको हम कब इंट्रोड्यूस करें, कितने एज में या कितने दांत आ जाने के बाद हम इंट्रोड्यूस करें? देखिए, जैसे ही आपको लगता है कि बच्चे के माउथ में दांत आ गए 1 या 2, तो एज ए मदर पहले आपको खुद उसको ब्रशिंग करवानी है, जो कि एक फिंगर में एक ब्रश आता है छोटा सा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, 1-2 साल का होता है, तो बच्चा खुद ही अपना आप स्टार्ट कर सकता है ब्रशिंग। तो पहले तो कुछ 2 या 3 साल तक बच्चे स्वेलो करते हैं टूथपेस्ट को, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जिनमें अच्छे इंग्रेडिएंट नहीं रहते कि वो स्वेलो कर सके। तो वो सब चीजें आपको ध्यान में देना है। एंड ब्रशिंग आप एज सुन एज पॉसिबल कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि बच्चे का 1 या 2 दांत आ गया है तो उसको क्लीन जरूर करिए। और सही आइडियल टूथपेस्ट कौन सा है? मतलब उसमें क्या इंग्रेडिएंट हो कि हम उसे बच्चे के लिए आइडियल टूथपेस्ट मान सके? ठीक है। 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट हो, क्योंकि बच्चे स्वेलो कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से स्पिट आउट करते हैं, तो उनके लिए हम फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट भी रिकमेंड करते हैं। एंड दूसरी चीज ये है कि क्या साइज होना चाहिए टूथपेस्ट का। तो अगर बच्चा बहुत छोटा है, 1 से 2 साल का बच्चा है, तो उसको स्मीयर लेयर, जितनी पतली स्मीयर लेयर होती है, वो साइज होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 2 या 3 साल के या 2 से 5 साल के बच्चे के लिए पी साइज, यानी कि मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट होना चाहिए। तो ये ही अमाउंट है। बेबी बॉटल टूथ डिके क्या है और बच्चों के दांत खराब होने का क्या कारण होता है? ठीक है। बेबी बोटल टूथ डिके, इसको हम मेडिकली नर्सिंग बोटल केरीज भी बोलते हैं। एंड ये बहुत कॉमन है, ये मोस्टली उन बच्चों को होता है जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं एंड मोस्टली नाइट टाइम में बोतल के साथ सोते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। मोस्टली जो आइडियल टाइम होता है बोतल छुड़वाने का, वो होता है 1 साल के अंदर अंदर आपको अपने बच्चे के बोतल छोड़नी है, नहीं तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। इससे क्या होता है, इसमें बच्चा बोतल से फीड करता है एंड जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके दांतों में चिपके रहते हैं, एंड मोस्टली टाइम नाइट में होता है। तो जब बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में चिपके रहते हैं वही केरीज स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसको छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोतल ज्यादा दिनों तक अगर बच्चा यूज कर रहा है, 3 to 4 years तक यूज कर रहे हैं बोतल, लाइक सिपर पानी पीने के लिए, तो उससे क्या मसूड़े में इफेक्ट पड़ता है? मसूड़े के और दांत पे इफेक्ट पड़ता है? अगर बच्चा ज्यादा दिनों तक बोतल यूज कर रहा है तो उससे उसके दांत तो डेफिनेटली खत्म होंगे, जो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा बोलना लेट स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके मसल्स उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे जितना नॉर्मल लोगों के करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 साल में ही बच्चे की बोतल फीडिंग जो हैबिट है उसको स्टॉप करना है, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। 1 साल के बाद इट्स नॉट रिकमेंडेड वेदर मदर का ब्रेस्ट मिल्क हो या फिर बोतल फीडिंग हो, या 1 साल से ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है। अधिकतर बच्चों को हमने देखा है कि वो अंगूठा चूसते हैं और काफी दिनों तक चूसते रहते हैं या पेसिफायर का यूज करते हैं, तो उसका कितना खतरा है बच्चों के ओरल केयर पे?
देखिए, जो ये थंब सकिंग हैबिट है और ये पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं, उनसे इन बच्चों के दांतों का शेप चेंज हो सकता है। यानी कि वो उनको दांत उनके फ्रंट साइड हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं उनका दांत। तो ये आपको ये तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी हैबिट तो नहीं है। एंड इसका इसका जो नुकसान होता है दांतों पे दिखाई देता है, क्योंकि दांत उनके बच्चों के आगे आ जाते हैं, तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है आपको। कि ओरल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमें क्या फूड में उनको इंक्लूड करना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक जैसे चीजें कितनी हानिकारक है बच्चों के लिए, अब खान पान पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए? सी डाइट एंड डेंटल केरीज का बहुत पुराना रिश्ता है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी घर में खाना बनता है वही बच्चों को देना है, क्योंकि आजकल जो बच्चे होते हैं ज्यादा फर्मेंटेबल फूड ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उससे कैविटीज लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जो भी आप अपने लिए घर में बना रहे हैं वही बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है। दूसरी हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक जनरली मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें जो हमारा एसिड होता है वो माउथ में जो दांत को डिजोल्व करने का काम करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंडेड होता है। इससे बच्चों के दांतों में बहुत बुरा असर होता है। उनकी जो आउटर लेयर होती है इनेमल जिसको हम कहते हैं, वो डिजोल्व हो जाती है एंड बच्चों में कैविटीज स्टार्ट हो जाती है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोल्ड ड्रिंक इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर किड्स। एंड डाइट का स्पेशली घर का जो खाना होता है वही बच्चों को देना चाहिए, जंक फूड कम्प्लीटली अवॉइड। चीनी कैसे दांतों पे असर डालती है? अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर कितना अफेक्ट करता है बच्चों के दांतों पे? ठीक है। बच्चों का ना बहुत एक हैबिट होता है कि मीठा उनको बहुत पसंद होता है। घर में कोई आए तो चॉकलेट्स लेके आते हैं, एंड बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है कि चॉकलेट, केक, ये जो भी शुगरी आइटम होते हैं ये बहुत पसंद होता है। लेकिन शुगर जो होता है दांतों में चिपक जाता है, मोस्टली स्टिकी सब्सटेंस में आता है। तो ये दांतों में चिपक के यही कैविटी कॉज करता है। ये एक एसिड रिलीज करता है जिसकी वजह से दांत का जो इनेमल है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है एंड वहां पे कैविटी लग जाता है। तो शुगर खाने की बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है, जिसकी वजह से उनके कैविटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा नहीं होता है बच्चों के दांतों के लिए और किसी के भी दांतों के लिए शुगर इज नॉट गुड। और अगर हम कैविटी की बात कर रहे हैं तो कैविटी जो बनता है, डेवलप होता है, तो उसके क्या क्या चीज जिम्मेदार होते हैं, क्या क्या कारणों से कैविटी का डेवलपमेंट होता है? आपका जो क्वेश्चन है कि कैविटीज का क्या कॉजेज होते हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर कॉज नहीं होती, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज होती है। इसको कहा ही जाता है डेंटल केरीज इज ए मल्टीफैक्टोरियल, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने कहा शुगर है। शुगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैविटी कॉज करने में। दूसरा होता है आपका जंक फूड, स्टिकी सब्सटेंस जो भी आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो गया कि जंक फूड ज्यादा खाते हैं, स्टिकी खाना ज्यादा खाते हैं, तो वो भी कैविटी कॉज करता है। एंड ये आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ज्यादा सिट्रस फूड अगर बच्चे ले रहे हैं, इनसे भी दांत खराब होते हैं। तो ये सारा फूड आइटम्स होते हैं जिनकी वजह से आपको आपके बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं। तो आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है, ये सब चीजें नहीं डाइट में रखनी है। वंस इन ए वाइल आप खिला सकते हो, बट ऐसा रेगुलर इसको नहीं यूज करना है। कैविटी को हम कैसे रोके, उसका क्या उपाय होगा? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर पेरेंट्स के माइंड में रहता है कि कैविटी को कैसे बचाया जाए। क्योंकि कैविटी लग गई है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कैविटी हो ही ना आपके बच्चों के दांतों में, तो इसका एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोराइड एप्लीकेशन। फ्लोराइड क्या काम करता है, जस्ट लाइक ए वैक्सीन। जैसे आप लोग अपने बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं किसी भी बीमारी से बचाने के लिए, वैसे ही हम लोग पेशेंट के माउथ में फ्लोराइड अप्लाई करते हैं। तो फ्लोराइड क्या करता है, माइक्रो मैकेनिकली टूथ के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है, जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि जो कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है एंड कैविटीज नहीं लगती है। बट इस फ्लोराइड को आपको हर 6 महीने में या फिर डिपेंड ऑन द 1 साल में लगवाना पड़ता है। तो आपके पास उपाय है कि आप कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों के कैविटी को? कितनी बार ब्रश करना चाहिए और कितने टाइम तक करनी चाहिए? ड्यूरेशन क्या होना चाहिए एक ब्रश करने की, बच्चों के और बड़े के दोनों? टूथ क्लीनिंग का जो रिकमेंडेशन है ट्वाइस ए डे होना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। लेकिन बहुत पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बिल्कुल ही 2 बार नहीं ब्रश करता, 1 बार भी मुश्किल होता है। लेकिन ये आपको हैबिट बच्चों को इनिशियल स्टेज से, यानी कि जब बच्चा छोटा है तब से आपको उसको डेली डालना है कि एटलीस्ट दिन में
2 बार ब्रश करें। एंड जो बात करें इसका ड्यूरेशन का, कितना देर होना चाहिए, ड्यूरेशन इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट होना चाहिए। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ब्रश ना करें। एंड इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रशिंग टेक्निक, किस तरीके से आप ब्रश करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जो पीछे के साइड है, बैक साइड अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो हमेशा सर्कुलर मोशन में ब्रश करना चाहिए, यानी कि राउंड आपको घुमाना है। बहुत सारे लोग इसको हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं, वो आपको स्टॉप करना है, इसको सर्कुलर मोशन में घुमाना है और फ्रंट में अप एंड डाउन करना है। तो अगर आप इस तरीके से रेगुलर करेंगे, इवन छोटा बच्चे से आपको इनबिल्ट करते हैं, तो आपके बच्चों के दांतों में कोई भी कैविटी कभी नहीं होगी। एंड 1 मिनट से ज्यादा ब्रश बिल्कुल ना करिए। अगर बच्चा ब्रश करने से ही मना करे, मुझे नहीं करना, टेंट्रम शो करे, तो एज ए पेरेंट्स हमें कैसे उन्हें डील करना चाहिए? कुछ उसका उपाय या सलाह? देखिए, अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है और ब्रश नहीं करता है, तो धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे कि नहीं यू हैव टू ब्रश, तो आज जो मना कर रहा है लेकिन कल 1-2 दिन बाद वो डेफिनेटली ब्रश करना स्टार्ट करेगा। एंड कोई भी हैबिट स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट फॉर 20 to 21 डेज लगते ही है। तो उसी तरीके से आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तब तक आपको नहीं मानना है जब तक आप बच्चे से अच्छे से ब्रश ना करवा लें। इसका कोई और रूल्स नहीं होते, बस वही है कि वो हैबिट उसके अंदर डालनी बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों की बात करें तो कैविटी जब बनना शुरू होता है, तब कोई कोई बच्चों में देखा गया है 1 ईयर से भी कैविटी होने लगता है, तो उनका ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है? छोटे से 5 ईयर की हम अगर बात करें, 6 ईयर की बात करें, मिल्क टीथ की बात करें, अगर उसमें लग जाती है कैविटी, तो उसका ट्रीटमेंट का क्या होता है? क्या क्या स्टेजेस हैं? 0 to 3, अगर आपके बच्चे की एज है बिटवीन 0 to 3, उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है बहुत ही डिफरेंट होता है इन कंपेयर टू बिगर किड्स। इनमें क्या होता है, 0 to 3 बच्चों को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हमारा मेन फोकस रहता है कि प्रिवेंशन पे। जैसे आपके बच्चे के 1 या 2 दांत निकल के आते हैं, आप किसी डेंटिस्ट को, नियरेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, स्पेशली जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट है, उनके पास जाके उसको फ्लोराइड एप्लीकेशन करा सकते हैं। उनका बेसिक जो प्रिवेंशन हेल्थ केयर में आता है वो आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड उनका इजीली होता है, कंप्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर फिर भी बच्चे के दांतों में कैविटीज है एंड वो बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं, डिफिकल्ट हो चुका है, तो ट्रीटमेंट जरूर अवेलेबल है। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो इजीली कर सकते हैं। एट द एज ऑफ 0 to 3 के एज में आराम से ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। तो वो सारा पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ही हैंडल करते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास डिग्री होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो अच्छे से आपके बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। और 3 से ऊपर के बच्चों के लिए कैसी प्रक्रिया होती है? 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो हमारी लैंग्वेज समझ पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करना और इजी हो जाता है। कुछ बच्चों का हम आराम से डेंटल चेयर पे करते हैं एंड उसके लिए हमारे पास काफी सारी टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से हम बच्चों का ट्रीटमेंट इजिली पेनलेस कर पाते हैं। दांत पे चोट लगती है, जैसे बच्चा गिर गया है, चोट लग गया, और वो जब हिलने लगते हैं, तो उस टाइम पे हमें कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए खाने में, और उन्हें क्या ना दें, क्या दे सकते हैं? ऐसा कुछ आप उपाय बता सकते हैं? कई सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें बच्चा गिर जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं। तो मैं पर्सनली उन पेरेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर बच्चे का दांत हिल रहा है तो आपको किसी भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको उस बच्चे के दांत को हिलाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कई सारे ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे का पूरा दांत ही निकल जाता है, तो उस टाइम पे आपको वो दांत किसी नॉर्मल पानी में लेके डेंटिस्ट के पास जा सकते हो आप। एंड उसमें आपको घर में ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जिससे उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो। अगर बच्चे का दांत थोड़ा सा हिल रहा है तो उसको कहना है कि बिल्कुल हिलाए ना उस दांत को। एंड एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ट्रॉमा केस होते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे आपको लगता है किसी डेंटिस्ट को विजिट करके उसको ठीक करा सकते हैं। बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग कब शुरू करनी चाहिए हमें? सबसे पहले हम जानते हैं फ्लॉसिंग होता क्या है। फ्लॉसिंग और फ्लॉसिंग कब करते हैं? तो फ्लॉसिंग क्या होता है, एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, कि थ्रेड होता है, बेसिकली एक धागे की तरह होता है। वो तब यूज किया जाता है जब 2 दांतों के बीच में खाना फंसता है। तो पहले तो जो बच्चे जो रहते हैं 0 से 5 साल के बच्चे, उनके दांतों में इतना गैप रहता है कि उनको खाना फंसने के और फ्लॉसिंग करने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन 5 से 7 या 8 साल के जो बच्चे रहते हैं उनके दांतों में खाना फंस सकता है,
तो उस टाइम पे वो अच्छे से इस थ्रेड को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यूज करना है कि 2 दांतों के बीच में डालना है, इजीली से निकल जाता है। तो ये जनरली बच्चों के लिए इतना रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके दांतों में से खाने फंसने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अनलेस उनके दांतों में कैविटी ना हो। क्योंकि अगर कैविटी है, होल है दांतों में, तो ही खाना फंसता है, अदरवाइज खाना नहीं फंसता है। तो ये जैसे हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को शुगर नहीं खाना है या नहीं देना है, चॉकलेट नहीं देनी है, तो क्या हम गुड़ के लिए भी एप्लीकेबल है या हनी के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, या फिर वो ठीक है दे हम नहीं, दे गुड़ सकते और हनी आप दे सकते हो, बेशक अपने बच्चों को दे, एक क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में आप बिल्कुल दे सकते हो। वो कोई ऐसा हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा जितना आपके बच्चों को शुगर या चीनी जो हम कहते हैं वो हार्मफुल रहे। तो गुड़ और हनी आप आराम से दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हैं? बच्चों को जनरली देखा ही गया है कि कैविटी लग जाती है, कैविटी हो जाती है, एक ना दो तो हो ही जाते हैं आज के टाइम में, जहाँ पे चॉकलेट बच्चे बहुत खा रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या जब मिल्क टीथ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो जब ओरिजिनल दांत आते हैं उनके, तो क्या उस वो कैविटी उस दांत में भी ट्रांसफर होते हैं? कितना चांस होता है उस दांत में भी आने का? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत नेग्लिजेंस है, इसको किसी ने आज तक फोकस ही नहीं किया है। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स का ये सोचना होता है कि दूध के दांत है, ये तो झड़ जाएंगे, इसको ट्रीटमेंट कराने की क्या जरूरत है। क्योंकि डेंटल कैविटी या जो दांत में जो कीड़ा लगा है, उसका परमानेंट उसमें ट्रांसफर होना डिपेंड करता है कितना डीप की कैविटी है। अगर इनिशियल स्टेज का कैविटी है और आपने तुरंत फिलिंग करा तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे के दांत में पस बन गया है, स्वेलिंग हो गई है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो पस बन गया यानी कि उसकी जड़ों में, उसकी रूट में इन्फेक्शन पहुंच गया, तो नीचे जो परमानेंट टूथ है उसमें कैविटी तो ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट उसमें पाया जाएगा। जब वो दांत ग्रो होगा तो हो सकता है वो डेवलपमेंटल उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाए, क्योंकि वो इन्फेक्शन में ग्रो हुआ है। टीथ अलाइनमेंट की बात करें तो किस एज से बच्चों को टीथ अलाइनमेंट करा सकते हैं और कौन सी सही है? जी, टीथ अलाइनमेंट की बात करें कि जब बच्चों के परमानेंट टीथ सारे आ गए, यानी कि एट द एज ऑफ 14 के बाद ही हमको उसका कुछ दांतों से टेढ़े मेढ़े है दांत, उसका कुछ ट्रीटमेंट देखना चाहिए। उससे पहले क्या होता है, ये मिक्स डेंटेशन होता है, यानी कि आधे तो उनके दूध के दांत होते हैं, आधे परमानेंट दांत होते हैं। तो इस स्टेज को ही हम मेडिकली कहते हैं अगली डगली स्टेज, यानी कि उसमें बच्चे का फेस इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता है, तो पेरेंट्स को थोड़ा टेंशन हो जाता है कि दांत इसके टेढ़े मेढ़े हो गए, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आफ्टर द एज ऑफ 14 वी कैन डिसाइड द ट्रीटमेंट कि जाएं कि ना जाएं, वो है। आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक ब्रश मौजूद है और बहुत फैसिनेटिंग लगता है बच्चों के लिए, तो वो बच्चों के लिए फायदे की है कि उससे नुकसान हो सकता है? इलेक्ट्रिक टूथब्रश एंड ये जनरली आप नॉर्मल अगर आप मैनुअल करोगे दैट विल बी गुड, वो अच्छे ढंग से आप कर पाओगे। इलेक्ट्रिक टूथब्रश जनरली इट क्रिएट मोर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। मैं इसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे कि मार्केट में है अवेलेबल, तो इट्स ए पर्सन टू पर्सन चॉइस, ले सकते हैं लोग, लेकिन पर्सनली मैं इसको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इट क्रिएट मोर प्रेशर, ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। अगर हम मैनुअली अच्छे से करें ब्रश तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है। एंड ब्रशिंग टेक्निक पे फोकस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर हम पूरा डिस्कशन को एक पॉइंट पे लाके रखते हैं कि अ, आखिर हमें डॉक्टर के पास कब जाना है? जनरली हमारा क्या थॉट होता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दांत में दर्द नहीं है, अभी ब्लैक ही तो हुआ है, ब्लैक स्पॉट ही तो दिख रहे हैं, कुछ वैसा नहीं है, हम जाएंगे, और वो डिले होते जाता है। और इसका ओरल केयर, टीथ केयर को हम कैसे और कब डॉक्टर से मिले और कैसे आपकी सलाह ले, और क्या क्या हम कर सकते हैं बच्चे के फर्स्ट डेंटल विजिट जो होती है वो अब एट द एज ऑफ 7 to 8 मंथ में स्टार्ट होती है। जैसे आपके बच्चे के 1 या 2 दांत निकलते हैं, उसी टाइम पे अगर आप प्रिवेंशन एज ए प्रिवेंटिव की तरह जाएं कि हम अपने बच्चों के दांतों को प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये डेंटल केरीज जो होता है एक जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पेरेंट्स के दांतों में कैविटीज है तो बहुत सारे ऐसे देखा गया कि बच्चों के दांतों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बहुत लोगों पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे दांतों में बहुत कैविटी और हम नहीं चाहते कि अपने बच्चों के दांतों में कैविटी ट्रांसफर हो, तो वो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे उनको लगता है कि बच्चों के 4 दांत निकल आए हैं, तो वो तुरंत डेंटिस्ट को जाके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। जो भी प्रिवेंटिव जो भी ऑप्शंस आते हैं, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं उसको ले सकते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेज से ही दांतों की अच्छे से देखभाल करें
तो आपका बच्चों के दांतों में कभी भी कोई कैविटी नहीं होगा एंड आपके बच्चे के दांत हमेशा हेल्दी रहेंगे। आज हमने डॉक्टर मीना से जाना कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के दांतों का ध्यान रख सकते हैं, किस टाइम पे हम डॉक्टर से मिल सकते हैं और क्या क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं और किस तरीके से हम अपने बच्चों के चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान ला सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर मीना, आपने बहुत कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद सो मच। थैंक यू।